जो पुरस्कार दिए गए हैं वो देश की सफलता में आपकी इसी भागीदारी को प्रमाणित करते हैं, आपके सेवा भाव को परिलक्षित करते हैं। मैं सभी पुरस्कृत साथियों को फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते वर्ष 15 अगस्त को मैंने लाल किले से देश के सामने पंच प्राणों का आह्वान किया है। विकसित भारत के निर्माण का विराट लक्ष्य हो, गुलामी की हर सोच से मुक्ति हो, भारत की विरासत पर गर्व की भावना हो, देश की एकता एकजुटता को निरंतर सशक्त करना हो और अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखना हो। इन पंच प्राणों की प्रेरणा से जो ऊर्जा निकलेगी वो हमारे देश को वो ऊंचाई देगी जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। मुझे देखकर भी अच्छा लगा कि आप सभी ने इस वर्ष सिविल सेवा दिवस की थीम का भी विकसित भारत रखी है। विकसित भारत के निर्माण के पीछे क्या सोच है, ये उस पुस्तक में भी झलकता है जिसका अभी विमोचन हुआ है। विकसित भारत सिर्फ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर या आधुनिक निर्माण तक सीमित नहीं है। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत का सरकारी सिस्टम हर देशवासी की आकांक्षाओं को सपोर्ट करे। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत का हर सरकारी कर्मचारी देशवासियों के सपनों को सच करने में उनकी मदद करे। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत में सिस्टम के साथ जो नेगेटिविटी बीते दशकों में जुड़ी थी वो पॉजिटिविटी में बदले। हमारा सिस्टम देशवासियों के सहायक के रूप में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाए। साथियों, आजादी के बाद के दशकों का हमारा अनुभव रहा है योजनाएं कितनी भी बेहतर हो, कागज पर कितना ही शानदार रोड मैप क्यों न हो, लेकिन अगर लास्ट माइल डिलीवरी ठीक नहीं होगी तो अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। आप भली भांति जानते हैं कि पहले के सिस्टम की ही देन थी कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी गैस कनेक्शन थे। ये पहले की सिस्टम की ही देन थी कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड थे। ये पहले की सिस्टम की ही देन थी कि देश में 1 करोड़ काल्पनिक महिलाओं और बच्चों को महिला और बाल विकास मंत्रालय की सहायता जा रही थी। ये पहले की सिस्टम ही थी और उसी की देन थी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय करीब 30 लाख फर्जी युवाओं को स्कॉलरशिप का लाभ देता रहता था। और ये भी पहले की ही सिस्टम की देन है कि मनरेगा के तहत देश में लाखों ऐसे फर्जी अकाउंटेंट बने, लाखों ऐसे श्रमिकों के पैसे ट्रांसफर किए गए जिनका अस्तित्व ही नहीं था। अब सोचिए, जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ वो सिर्फ कागजों में ही पैदा हुए, ऐसे लाखों करोड़ों फर्जी नामों की आड़ में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम भ्रष्टाचार में जुटा था। आज
देश के प्रयासों से, आप सभी के प्रयासों से ये सिस्टम बदला है। देश के करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। आप सब इसके लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। आज ये पैसे गरीबों की भलाई के काम आ रहे हैं, उनका जीवन आसान बना रहे हैं। साथियों, जब समय सीमित हो तो ये तय करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी दिशा क्या होगी, हमारी कार्यशैली क्या होगी। आज चुनौती ये नहीं है कि आप कितने एफिशिएंट हैं, बल्कि चुनौती ये तय करने में है कि जहां जो डेफिशिएंसी है वो कैसे दूर होगी। अगर हमारी दिशा सही होगी तो एफिशिएंसी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर डेफिशिएंसी होगी तो हमें वो परिणाम नहीं मिलेंगे जिसके लिए हम प्रयास कर रहे थे। आप याद करिए, पहले डेफिशिएंसी की आड़ में हर सेक्टर की छोटी से छोटी चीज को कंट्रोल करने के तरीके बनाए जाते थे। लेकिन आज वही डेफिशिएंसी एफिशिएंसी में बदली है। आज वही एफिशिएंसी पॉलिसी से जुड़ी छोटी सी छोटी बाधाओं को पहचान कर रही है ताकि उन्हें हटाया जा सके। पहले ये सोच थी कि सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन अब सोच ये है कि सरकार सबके लिए करेगी। अब सरकार सबके लिए काम करने की भावना के साथ टाइम और रिसोर्सेज का एफिशिएंटली उपयोग कर रही है। आज की सरकार का ध्येय है नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। आज की सरकार की प्राथमिकता है वंचितों को वरीयता। आज की सरकार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तक जा रही है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स तक जा रही है। आज की सरकार देश के सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव न मानकर उन्हें फर्स्ट विलेज मानते हुए काम कर रही है। वाइब्रेंट विलेज योजना चला रही है। ये बीते वर्षों में हमारी सरकार की बहुत बड़ी पहचान रही है। लेकिन हमें एक और बात हमेशा ध्यान रखनी है। 100% सैचुरेशन के लिए हमें इससे भी अधिक मेहनत की, इनोवेटिव समाधानों की पल पल जरूरत पड़ेगी। अब जैसे डिजिटल इंडिया का इतना व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उपलब्ध है, इतना बड़ा डेटा सेट हमारे पास है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हर विभाग अपने अपने हिसाब से वही जानकारी, वही दस्तावेज मांगता है जो पहले से ही किसी न किसी डेटाबेस में मौजूद है। प्रशासन का बहुत बड़ा समय एनओसी, प्रमाण पत्र, क्लियरेंस, इन्हीं सब कामों में चला जाता है। हमें इनके सॉल्यूशन निकालने ही होंगे, तभी ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, तभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। मैं आपको पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान का भी उदाहरण देना चाहता हूं। इसके तहत हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े डेटा लेयर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।
इसका हमें अधिक से अधिक उपयोग करना है। हमें सोशल सेक्टर में बेहतर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए पीएम गति शक्ति का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमें लोगों की जरूरतों को आइडेंटिफाई करने में और एजुकेशन में आने वाली मुश्किलों को दूर करने में मदद मिलेगी ही मिलेगी। इससे डिपार्टमेंट्स के बीच, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के बीच संवाद और सरल होगा। इससे हमारे लिए आगे की स्ट्रेटजी बनाना भी ज्यादा आसान होगा। साथियों, आजादी का ये अमृत काल, ये टाइम पीरियड भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जितने बड़े अवसर लेकर आया है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद, तेज गति से हासिल हुई सफलताओं के बावजूद, मैं इसे चुनौती क्यों कह रहा हूं, और मैं मानता हूं कि इस बात को आपको भी समझना होगा। आज भारत के लोगों के एस्पिरेशंस, उनकी आकांक्षाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। विकसित भारत के लिए, व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए सबसे बड़ी जानकारी हम आपको प्रयागराज से दे दें, जहां पे जो अभी तक अतीक गैंग के शूटर्स या फिर अतीक गैंग के जो भी आरोपी अपराधी हैं, वो सब जो नैनी जेल में कैद हैं, उनके बारे में सीएफ को एक अहम इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, ये कि वो हमला कर सकते हैं 3 हमलावरों पर। और वो 3 हमलावर अभी पुलिस लाइन में हैं, जिन्हें वहां से बाहर नहीं निकाला जा रहा है, सिर्फ इसी वजह से कि कहीं कोई जो प्लानिंग रच रहा है, कोई साजिश रच रहा है, उस साजिश को अंजाम न दे दे। लेकिन पुलिस के पास ये इंफॉर्मेशन पहले से ही है कि अतीक के गुर्गे, जो कि नैनी जेल में है, जिसमें उसके कुछ बेटे भी हैं, अगर वो प्लानिंग ऐसी रच रहे हैं या वहीं से गुर्गा तैयार हो रहा है, तो उनकी एक ही कोशिश है कि वो पुलिस कस्टडी में जो 3 हमलावर हैं, उन तीनों हमलावर पे फायर कर सकते हैं। ये उनके तरफ की प्लानिंग है और इसी वजह से नैनी जेल में उन तीनों हमलावरों को नहीं रखा गया था। यह एहतियातन कदम उठाए गए थे। अभी पुलिस लाइन में लगातार उन तीनों से ही पूछताछ एक एक करके की जा रही है और पूछताछ में कई बातें सामने आ भी रही है, जिसमें हालांकि बयान तो तीनों के आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। तीनों के बयान जो हैं वो अलग अलग है, यानी ऐसा लग रहा है जैसे पहले से उनको इसके बारे में भी उनको बता दिया गया हो। और इस वक्त एक और बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं हम अपने दर्शकों को, कि कई शूटर्स के बारे में जानकारी मिल रही है। एक एक करके कई वीडियो भी सामने आ चुके हैं। कई सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जिसमें ये भी पता चलता है कि कौन कौन को ट्रेस किए जा रहे थे। वो अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद एक बार फिर से वो सभी बंद हो चुके हैं। हजारों की संख्या ऐसे फोन की है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रोहित मोई के बारे में इस वक्त इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के लिए यूपीएसटीएफ की नजर गैंगस्टर रोहित मोई पर है। रोहित मोई उत्तर भारत का अकेला हथियार सप्लायर है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जिन हथियारों का इस्तेमाल अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के लिए किया गया था, वो जिगाना पिस्टल गोगी गैंग के सरगना, जो कि रोहित मोई जिसका नाम है, उनके पास ही है और उनके इशारे पर ये हथियार सप्लाई किए जा सकते हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रोहित मोई के बारे में, ये हथियार सप्लाई करता था, इसके बारे में ये खबर इस वक्त मिल रही है। तो सबसे बड़ी जानकारी हम आपको इस सप्लाई के बारे में बता रहे हैं। पहुंचेंगे दोबारा और इस जानकारी को आपको बताते हैं कि गैंगस्टर रोहित मोई कौन है और अतीक अहमद के मर्डर के बाद वो यूपीएसटीएफ के रडार पर कैसे आया। देखिए, एनसीआर के जितेंद्र गोगी गैंग का मुखिया है रोहित मोई। जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद रोहित मोई ने गोगी गैंग की कमान संभाली। उसके बाद रोहित मोई उत्तर भारत का बड़ा हथियार सप्लायर भी बन गया। रोहित मोई भारत में जिगाना पिस्तौल का अकेला सप्लायर है। और देखिए, इसके पहले रोहित मोई लॉरेंस गैंग को भी हथियार सप्लाई कर चुका है। रोहित मोई जेल के अंदर से लगातार नेटवर्क चला रहा था। फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में रोहित मोई अभी बंद है।
तो रोहित मोई के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे और अब हम आपको देखिए तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि किस तरीके से ये कनेक्शन क्या है गैंगस्टर जितेंद्र गोगी और गैंगस्टर रोहित मोई का, जो अब सुर्खियों में आ चुका है। बिल्कुल, और इसी रोहित मोई के बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से यह हथियार